11.2 टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब टूल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि औजार वगैरह जो भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी नो फ्रॉम फोरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ़ वी हैव द की टूल्स। अब इन्होंने कहा कि जो पहले डिस्कशन चल रहा था कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जो हमारे आरडीएनए वाली टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो टेक्नोलॉजी है, कैन बी अकम्प्लिश, वो पूरी हो सकती है अगर हमारे पास ये सारे की टूल्स हों तो। एक होते हैं टूल्स, मतलब कि ज़रूर मतलब औजार वगैरह, की आ गया है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक टूल्स है जो हमारे पास होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट टूल्स है, की टूल्स है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ इनमें से कौन कौन से की टूल्स हैं। तो कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को दूसरा नाम क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स। मतलब क्या करेंगे, ये कटिंग करने का काम करते हैं कि जीन को काटेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम का मतलब होता है पॉलीमर, जैसे कि पॉलीमर बनाने वाला क्या होगा, पॉलीमरेज एंजाइम। कोई चीज़ है उसकी हमें लेंथ बढ़ानी है, उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है तो क्या होगा, पॉलीमरेज एंजाइम। छोटे से जीन को बहुत सारा जीन बनाना, बहुत ज़्यादा उसके नंबर बनाना या उसकी लेंथ को इंक्रीज करना, वो सब किसका काम होगा, पॉलीमरेज एंजाइम का। फिर आता है लाइगेज। लाइगेज क्या काम करता है, जोड़ने का काम करेगा। अगर डीएनए को जोड़ रहा है तो डीएनए लाइगेज, आरएनए को जोड़ रहा है तो आरएनए लाइगेज। फिर उसके बाद इस्तेमाल होते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स हमने कल पढ़े थे, क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले। फिर उसके बाद आता है होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम डीएनए नया बना के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर उसे क्या बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो की टूल्स कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 की टूल्स है। कौन कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम और आपका होस्ट, वेक्टर्स और लाइगेज। अब उन्होंने कहा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल। अब हम क्या करेंगे, इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग आती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द ईयर 1963। अंडरलाइन कर लो कि कब की बात कर रहे हैं, 1963 की बात कर रहे हैं। 2 एंजाइम, ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर लेना कि कितने एंजाइम की बात चल रही है, 2 एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्केरिया कोलाई वर आइसोलेटेड। अब उन्होंने कहा 1963 में 2 एंजाइम ऐसे पता चले जो क्या कर रहा था, जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। किस में रोक रहे थे, ई कोलाई के अंदर रोक रहे थे। तो अंडरलाइन कर लो, एक तो बैक्टीरिया का नाम कि किस में रोक रहे थे, ई कोलाई के अंदर रोक रहे थे। किसकी ग्रोथ को रोक रहे थे, बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में क्या होते हैं, वायरस होते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वायरस होते हैं। ऐसे वायरस जो किस पे अटैक करेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करना चाह रहा होगा, मतलब ई कोलाई के ऊपर वो अटैक करना चाह रहा होगा। तो ई कोलाई के अंदर 2 ऐसे एंजाइम थे जो उसके अटैक को वो नाकाम कर रहे थे, मतलब सक्सेसफुल नहीं जाने दे रहे थे। वन ऑफ दीज एड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। अंडरलाइन कर लो, 2 एंजाइम में से पहला एंजाइम कौन सा है कि वो किसको ऐड करेगा, मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा। तो उसका नाम क्या है, मिथाइलेज, METHYLASE। तो नाम उसका अंडरलाइन कर लो या फिर लिख लो एक जगह पे कि क्या नाम है उसका, मिथाइलेज। वाइल द अदर कट डीएनए। 2 एंजाइम है, एक एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को काटेगा और दूसरा एंजाइम क्या करेगा कि उस कटे हुए डीएनए में किसको ऐड करेगा, मिथाइल वाले ग्रुप को ऐड करेगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा द लेटर वॉज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहले जिक्र किया गया मिथाइल ग्रुप वाले का, तो फॉर्मर कौन होगा, मिथाइल ग्रुप वाला। बाद में जिक्र किया गया डीएनए को काटने वाला, तो लेटर वाला कौन हो गया, जिसने डीएनए को काटा। तो जो डीएनए को काट रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसकी फंक्शनिंग ऐसे होती थी कि जैसे कोई वायरस है वो बैक्टीरिया के ऊपर हमला कर रहा है, कैसे हमला करेगा, अपना डीएनए कहाँ डालेगा, बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर जो एंजाइम है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो डीएनए वायरस का अंदर आया उसे तो पहले काटेंगे, काटने के बाद उसमें किसको ऐड कर देंगे, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देंगे। अब आता है द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2 whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। अब इस वाले पैराग्राफ में इन्होंने बहुत सारी बात बता दी। सबसे पहली बात क्या बताई, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अंडरलाइन कर लो कि सबसे पहले पाया जिसकी डिस्कवरी हुई थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, वो कौन सी है, हिंद 2। whose functioning depend on specific DNA nucleotide sequence। वो किस पे डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फिक्स डीएनए के सीक्वेंस पे। मतलब कि देखो हिंद 2 है, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, अगर कोई डीएनए है तो उसको काटने का काम करेंगे। तो पूछा जाता है कि किस जगह पे काटेगा, तो जो काटने वाली जो जगह है उसके जो सीक्वेंस है वो कैसे है, स्पेसिफिक है। मतलब ऐसे समझो अगर कोई डीएनए का सीक्वेंस ATGC 80 है
तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर काटेगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ये भी चैप्टर 5th में पढ़े जाते हैं। अगर इस तरीके का कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है तो ही वो वहाँ पे काटेगा। तो इस चीज़ को क्या बोला गया उन्होंने, स्पेसिफिक सीक्वेंस, कि वो सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल फिक्स है। अच्छा, अब इन्होंने कहा वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर। 1963 में किसकी डिस्कवरी हुई, हिंद 2 की। वो किस जगह पे काटेगा, इस साल की डिस्कवरी कब हुई, 5 साल के बाद। तो उसके सीक्वेंस की डिस्कवरी कब हुई, 1968 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि हिंद 2 की डिस्कवरी कब हुई, 1963, कि भाई वो किस जगह काटेगा, उसके जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसकी डिस्कवरी कब हुई, तो वो कब हुई, 5 साल के बाद, जो कि क्या होगा, 1968। समझ गए। इट वॉज फाउंड दैट हिंद 2 ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। अब इन्होंने कहा कि जो हिंद 2 है वो किसको काटेगा, DNA को काटेगा, जाहिर सी बात है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट पे काटेगा। कैसे काटेगा, बाय रिकॉग्नाइजिंग, पहले वो पहचानेगा, किसको पहचानेगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस, कि उसके हिसाब से DNA का सीक्वेंस है या नहीं है। कितने बेस पेयर होंगे, अंडरलाइन कर लो, 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को वो पहचानेगा। देखो, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, कितने हैं ये, 6। तो 6 तरीके के बेस पेयर को वो पहचानेगा पहले। ठीक, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जिस जगह का वो पहचानेगा, जिन बेसिस को वो पहचानेगा, उन बेसिस को हम क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलेंगे। अपने अपने एंजाइम की अपनी अपनी जगह होती है काटने की, उसके अपने अपने बेस होंगे पहचानने के। तो जो पहचानने वाला सीक्वेंस है उसे क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। बिसाइड्स हिंद 2 टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, अंडरलाइन कर लो, मोर देन, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, एनसीईआरटी वहाँ पे घुमा के कर सकता है। अगर इक्वल टू 900 कर देगा तो गलत हो जाएगा, लेस देन 900 कर देगा तो गलत हो जाएगा। क्या है ये, मोर देन 900 एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। कितने बैक्टीरिया के स्ट्रेन में से हमने ये 900 एंजाइम निकाले हैं, कि 230 स्ट्रेन से बैक्टीरिया से ज़्यादा से हमने क्या निकाले, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। हर किसी का पहचानने वाला जो सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन वाला जो सीक्वेंस है, सबका अपना अपना अलग अलग है। ठीक, द कन्वेंशन, अच्छा अब ये IUPAC आ गई कि हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम, कि इन एंजाइम का हम नाम कैसे करेंगे। इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम जीनस। ठीक, अंडरलाइन कर लो कि जो पहला लेटर आएगा नाम का वो कहाँ से आएगा, जीनस से। ठीक, द सेकेंड टू लेटर कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब बाद के जो 2 लेटर आएंगे, ठीक, शुरू में एक लेटर की बात हुई, अब बाद के कितने लेटर हैं, 2 लेटर, वो किसके नाम से आएंगे, स्पीशीज के नाम से। जीनस से सिर्फ हम एक ही लेटर लेंगे, वो भी पहला वाला, और जो दूसरा वाला लेटर होंगे, जो बाद में हम 2 लेटर लेंगे, वो कहाँ से लेंगे, स्पीशीज से। अब इन्होंने एग्जाम्पल बताया, जैसे कि ई को R1, ठीक, ई सबसे पहला लेटर कौन सा है, ई, तो ई कहाँ से लेंगे हम, जीनस से। जीनस क्या है इसका, एस्केरिया। ठीक, अब उसके बाद देखो बाद के 2 लेटर क्या है, सी और ओ, वो हम कहाँ से लेंगे, स्पीशीज से। स्पीशीज कौन सी है, कोलाई। ठीक, समझ गए। फिर है RY13। अब इन्होंने आगे समझाया कि RY का क्या मतलब है। द लेटर R इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। ठीक, कि जो R है वो किस चीज़ को बताएगा, स्ट्रेन को बताएगा, कि कौन सा वाला स्ट्रेन है। स्ट्रेन के नाम होंगे ABCDEFGH, ऐसे करके उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली उसका नाम बना रखे होंगे। अब देखो, रोमन नंबर फॉलोइंग्स द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे ऊपर देखो इन्होंने रोमन नंबर इन्होंने क्या बताया, 1 3। पहली बात तो इन्होंने यहाँ पे रोमन नंबर नहीं दे रखे, इंग्लिश वाले नंबर्स दे रखे हैं 13। रोमन नंबर ऐसे नहीं लिखे जाते, वो X और V वाली फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो रोमन नंबर है वो हमें क्या बताएगा, कि कौन से वाले नंबर पे हमने ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेन कौन सा है, R। एक बार हमने कोशिश करी निकालने की, नहीं मिला। दूसरी बार कोशिश करी, नहीं मिला। लेकिन हमें सक्सेस कब मिली, 13 बार में। जब हम 13वीं बार उसमें से एंजाइम निकाल रहे थे तो हमें मिल गया। ठीक, अब इन्होंने कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्जर क्लासेस ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। अंडरलाइन कर लो कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनकी जो क्लास है, एंजाइम की जो क्लास है वो कौन सी वाली क्लास है, न्यूक्लियस। दे आर ऑफ 2 काइंड। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये 2 तरीके के हैं। कौन कौन से, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ DNA। अंडरलाइन कर लो कि जो एक्सोन्यूक्लियस है वो DNA को कहाँ से काटेगा, उसके कोनों पे से, एंड पे से।
जैसे कि सपोज करो कि अगर कोई पूरा डीएनए है तो एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से काटेंगे, यहाँ से और यहाँ से पूरे उसके कॉर्नर से काटेंगे। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने कहा वेयर एज एंडोन्यूक्लियस मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोर्शन विद इन द डीएनए, और जो अगर एंडोन्यूक्लियस होगा वो अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे काटेगा, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो। तो ये बहुत बड़ा फर्क है किसके बीच में, एक्सोन्यूक्लियस के बीच में और एक एंडोन्यूक्लियस के बीच में। एक्सोन्यूक्लियस कहाँ पर काटेगा, एंड पर काटेगा, और जो एंडोन्यूक्लियस है वो कहाँ काट सकता है, कहीं भी उसकी स्पेसिफिक लोकेशन पर वो काट सकता है। फिर उसके बाद आया ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, किसकी बात कर रहे हैं, एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। फंक्शन वो काम करेगा कैसे, बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। सबसे पहले वो क्या करेगा, डीएनए के सीक्वेंस की लेंथ का वो अंदाज़ा निकालेगा कि उसकी लेंथ कितनी बड़ी है। वंस इट फाइंड्स इट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जब उसे अपनी जगह मिल जाएगी जो उसे सूट करती है, वो वाले कोड उसे मिल जाएंगे सारे, जो जिस कोड को वो काटेगा, इट विल बाइंड टू द डीएनए, और वो उस जगह पे डीएनए से जाके जुड़ जाएगा। एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन दियर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। अब वो डीएनए में जो भी उसकी जगह है, उसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे अपनी अपनी जगह पे वो काट देगा। कौन से वाले बॉन्ड को काटेगा, शुगर और फॉस्फेट के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको वो काट देगा। Each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence in DNA। अब उन्होंने कहा कि जो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो किसको पहचानेगा, एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानेगा। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी नाम जिसे हम आगे से पढ़ें और पीछे से पढ़ें वो एक जैसा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक। जैसे कि अगर हम बात करें अफीफा की बात करें, ठीक है, आगे से पढ़ेंगे AFIFA तो क्या आएगा, अफीफा। पीछे से शुरू करेंगे AFIFA तो क्या आएगा, अफीफा। इस तरीके की चीज़ों को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे कल की डेट थी 22/02/2022, 22 फरवरी वाली जो डेट थी वो भी क्या होती, वो भी पैलिंड्रोमिक साइट थी, मतलब नंबर थी। ठीक, अच्छा अब देखो सबसे लास्ट में इन्होंने समझाया, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फ्रॉम द सेम वर्ड एंड रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एग्जाम्पल मलयालम। ठीक, अब इन्होंने कहा कि ये ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। जैसे कि मलयालम, चाहे आप शुरू से पढ़ लो चाहे आप बैकवर्ड से पढ़ लो, कैसा आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन। अब उन्होंने कहा जैसे कि वर्ड्स में होता है कि हम कहीं से भी पढ़ लें, आगे से पढ़ लें या पीछे से पढ़ लें, सेम वर्ड आएगा। द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। अब उन्होंने कहा कि जो पैलिंड्रोम होते हैं डीएनए में वो क्या होते हैं, वो कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे बेस पेयर के जो बिल्कुल सेम सीक्वेंस आएगा दोनों स्ट्रैंड में, चाहे हम कैसे ही पढ़ें, चाहे हम शुरू से पढ़े चाहे हम पीछे से पढ़े, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो ओरिएंटेशन होगी रीडिंग की वो कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ये बात अभी हम समझेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड दैट इज 5' to 3'। देखो 2 स्ट्रैंड है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। क्या कोड है, GAATTC। ऊपर है, हम कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, एक काम करते हैं 5' से लेके 3' तक पढ़ना शुरू करेंगे। ऊपर वाले स्ट्रैंड में देखो सबसे पहले अब क्या आ रहा है, G आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पे 2 बार A आ रहे हैं, फिर 2 बार T और फिर बार C। नीचे वाले स्ट्रैंड में पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या करना है, हमें ओरिएंटेशन सेम रखना है। ओरिएंटेशन सेम रखने का मतलब ये है कि पहले हमने कहाँ से शुरू करा था, 5' से, तो अब के भी कहाँ से शुरू करेंगे, 5' से। 5' से शुरू करा, सबसे पहले क्या आ गया, G, फिर 2 बार A आया, फिर 2 बार T आ गया और फिर एक बार C आ गया। तो इस तरीके के जो सीक्वेंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक, अच्छा पिछले पेज पे वो दे रखा था मैकेनिज्म, वो और देखते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो काम कैसे करेगा। ठीक, देखो अब इन्होंने 2 तरीके के डीएनए दिखा रखे हैं, एक वेक्टर वाला डीएनए और एक फॉरेन वाला डीएनए। द एंजाइम कट द डीएनए एट द सेम साइड। कौन सा वाला एंजाइम यूज किया जा रहा है इसमें, सबसे देखो सेंटर में इस वाले पेज पे, ठीक, सबसे सेंटर में एक एंजाइम लिखा हुआ है EcoR1, तो अंडरलाइन करो एंजाइम कौन सा है, EcoR1। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि जो उसके पहचानने वाली साइट है वो क्या है, GAATTC। ठीक, तो लिख लेना वहाँ पे कि जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं EcoR1 के वो क्या होंगे, GAATTC। ठीक, अब देखो इन्होंने कहा
कि इको R1 कट्स द DNA बिटवीन बेस guanine and adenine only when the sequence GAATTC is present in the DNA। ये बात अभी तक नहीं पूछी गई, पूछी जा सकती है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि जो इको R1 है बताओ वो किसके बीच में काटेगा, G और A के बीच में काटेगा, A और A के बीच में काटेगा, एडेनिन थाइमिन के बीच में काटेगा, थाइमिन थाइमिन के बीच में काटेगा, या थाइमिन साइटोसिन के बीच में काटेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इको R1 है वो कौन से वाले बेस पेयर के बीच में काटेगा, ग्वानिन और एडेनिन के बीच के बॉन्ड को वो तोड़ देगा। ठीक, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जो कटने के बाद में स्ट्रक्चर बचते हैं उसे हमने क्या बोला, स्टिकी एंड। देखो डायग्राम में लिखा हुआ है स्टिकी एंड। तो स्टिकी एंड कब बनते हैं कि जब एंडोन्यूक्लियस किसी डीएनए को काट देगा, काटने के बाद क्या जो बचे हुए कुछ एंड होंगे वो क्या बनेंगे, स्टिकी एंड्स। जब कोई एक्सोन्यूक्लियस काटेगा तो स्टिकी एंड नहीं बनते, और जब एंडोन्यूक्लियस काटेगा तो स्टिकी एंड बन जाते हैं। ठीक, अच्छा अब वापस पढ़ते हैं अपने पेज पर। ठीक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। ठीक है, 2020 के क्वेश्चन का एक ऑप्शन है, ये क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ पे काटेंगे, डीएनए के स्ट्रैंड को काटेंगे। कहाँ से काटेंगे, अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, कि जो उसके काटने की जगह है जो पैलिंड्रोमिक साइट है उसके सेंटर से बस थोड़ा सा हटके वो डीएनए को काटेंगे। बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट एंड, लेकिन सेम बेस के बीच में ही काटेंगे। ऊपर वाले को भी जी और ए के बीच में काटेंगे और नीचे वाले को भी जी और ए के बीच में काटेंगे। दिस लीव सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड। और आखिर में क्या होगा कि जो डीएनए पहले 2 स्ट्रैंड वाला था अब सिर्फ और सिर्फ कितने स्ट्रैंड वाला बचेगा, 1 स्ट्रैंड वाला बचेगा। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड, अंडरलाइन कर लो। अब इन्होंने कहा कि वहाँ पे क्या होते हैं कि ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस होते हैं। कुछ डीएनए के स्ट्रेच ऐसे हैं जो बाकी कटे नहीं हैं लेकिन लटके हुए रह गए हैं, इनको हमने क्या बोला, स्टिकी एंड ऑन ईच स्ट्रैंड। ये हमें दोनों जगह देखने को मिलेगा। अब इन्होंने कहा कि इसका नाम स्टिकी एंड हमने क्यों रखा, दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। इसका नाम स्टिकी एंड हमने इसलिए रखा है क्योंकि वो क्या कौन से वाले बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। किसके साथ, कि जो हमने दूसरा वाला डीएनए काटा है उस दूसरे कटे हुए डीएनए के साथ ये जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद कौन से बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब इन्होंने कहा कि ये जो चिपचिपापन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो इनकी तमन्ना है, जुड़ने की जो इनकी तमन्ना है, फैसिलिटेट्स, ये आसानी कर देगी। किस चीज़ में आसानी करेगी, द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, कि जो डीएनए लाइगेज का काम है ये थोड़ा सा आसान कर देगी। लाइगेज क्या होता है, जोड़ने वाला, तो डीएनए को जोड़ने वाला डीएनए लाइगेज। तो जो डीएनए आपस में जोड़ने का एंजाइम है वो क्या करे, मतलब जो डीएनए लाइगेज है क्या करेगा, डीएनए को आपस में जोड़ेगा। और ये डीएनए दोनों आपस में भी खुद जुड़ने जाते हैं। क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, स्टिकी एंड। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अब इन्होंने कहा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। किस लिए इस्तेमाल करेंगे, टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ताकि हम डीएनए के रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना सकें। विच आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स स्लैश जीनोम। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर अलग अलग जगह के डीएनए होते हैं, थोड़ा डीएनए हम कहीं और से लेंगे और थोड़ा डीएनए कहीं और से लेंगे। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end, and these can be joined together using DNA ligase। अब इन्होंने कहा कि जब हमने 2 अलग अलग डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, किससे काटा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो दोनों के पास एक जैसे क्या होंगे, स्टिकी एंड। जब दोनों के पास एक जैसे स्टिकी एंड होंगे तो ये डीएनए लाइगेज की मदद से बहुत आसानी से जुड़ जाएंगे। अब इन्होंने डायग्राम देके समझा रखा है। ठीक, देखो सबसे पहले क्या है, फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए के अंदर कोई डीएनए था, थोड़ा सा जीन था जो हमारे मर्जी का था, जो हमें लेके जाना था, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डालना है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करा, मान लो इको R1 इस्तेमाल करा, वही हमने फॉरेन डीएनए पे इस्तेमाल करा और वही हमने किस पे इस्तेमाल करा, वेक्टर पे। अब जो डीएनए काटना था वो कट गया, हमारे मर्जी वाला डीएनए आ गया जो हमें चाहिए। अब इस डीएनए को हम उस जगह पे जोड़ेंगे, वेक्टर पे, जो जगह खाली रह गई। अब इन्होंने कहा लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। अब ये जोड़ने का काम कौन करेगा, कि जो लाइगेज वाला डीएनए, लाइगेज वाला एंजाइम है वो क्या करेगा कि जो डीएनए हमने काटा बाहर से लाए हैं उसे हम किससे जोड़ देंगे, प्लाज्मिड से
जोड़ देंगे। और डायग्राम में देखो इन्होंने साफ साफ क्लियरली जोड़ा हुआ भी दिखाया है, रेड वाले में बिल्कुल ब्लू कलर का दिखा रखा है। अच्छा, अब जब हम प्लाज्मिड के साथ, जब हम वेक्टर के साथ एक अलग से डीएनए जोड़ देते हैं, वो जो नया डीएनए बनता है उसका क्या नाम होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या होगा कि जब हम किसी वेक्टर के साथ कोई एडिशनल डीएनए को हम उसमें ऐड कर देंगे तो क्या बोलेंगे उसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। फिर उसको हमने कहाँ डाला? क्लोनिंग होस्ट। क्लोनिंग होस्ट मतलब इकोलाई। इकोलाई क्या था? इसका एक होस्ट था, उसके अंदर ये डीएनए जाएगा। डीएनए जाने के बाद क्या करेगा? अपनी कॉपी बनाएगा बहुत सारी। तो जो अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। इसके अंदर जाके बना रहा है तो होस्ट को क्या बोला गया? क्लोनिंग होस्ट। ठीक। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. इसे अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। कहाँ से अंडरलाइन करना है? अनलेस वन कट, कि जब तक हम वेक्टर को और जो डीएनए हमें चाहिए उन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटेंगे, जब तक हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं बना सकते। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि वेक्टर पे और जो डीएनए हमें ऐड करना है, जो सोर्स डीएनए है, दोनों पे एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम इस्तेमाल करें। अच्छा, अब देखो अभी हमने पढ़ा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अच्छा देखो, अब कोई डीएनए है, ठीक, डीएनए को हमें टुकड़ों में बांटना है, छोटे छोटे उसके टुकड़े करने हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए हम उसके ऊपर क्या डालेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे कि कोई डीएनए है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए क्या डालेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये काम है कि वो डीएनए को काटेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम, अपना वर्क सही तरीके से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पूछा जाता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो क्यों होगा? तो ध्यान रखना क्यों कराएंगे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, इस चीज़ का पता हम कैसे लगाएंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अच्छा, अब देखो पढ़ो, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अब इन्होंने कहा कि जब हम डीएनए को काटेंगे किस चीज़ से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। रिजल्ट इन, उसकी वजह से क्या होगा? फ्रेगमेंट, टुकड़े बन जाएंगे किसके? डीएनए के। तो जाहिर सी बात है These fragment can be separated by technique called gel electrophoresis। अगर हमें इन टुकड़ों को अलग अलग करना है तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, अंडरलाइन कर लो कि जो डीएनए होते हैं वो कैसा चार्ज होगा? उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड एनोड अंडर अन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। अब इन्होंने कहा कि जो डीएनए है वो कैसे चार्ज वाले मॉलिक्यूल है? नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल है। उन्हें हम अलग कर सकते हैं कैसे? बाय फोर्सिंग देम, हम उनको ऊपर फोर्स लगाएंगे ताकि वो मूव करें। किसकी तरफ मूव करें? एनोड। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है बताओ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए है वो किधर की तरफ मूव करेगा? तो किधर की तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा। एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव वाला चार्ज होगा। और डीएनए कैसा है? नेगेटिव चार्ज। अंडर अन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, एक मीडियम के जरिए उसे हम पास कराएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे? पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड मतलब कि एनोड तक लेके जाएंगे। नाउ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगरोज। पूछा जा सकता है कि बताओ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मैट्रिक्स हम मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? तो कौन सा है? एगरोज, विच इज़ अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड। पूछेंगे बताओ एगरोज कैसा है, हमने उसे लैब में बनाया है या फिर वो कुदरती है? तो नेचुरल पॉलीमर है। कहाँ से मिलता है? सी वीड, कि ऐसी घासें जो समुद्र में होती हैं वहाँ से ये हमें मिलता है। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दियर साइज थ्रू सेविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगरोज जेल। अब इन्होंने कहा कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो सेपरेट, अलग अलग होंगे, रिजॉल्व होंगे। किसके हिसाब से? अंडरलाइन कर लेना, साइज के हिसाब से, कि जितना छोटा पार्टिकल होगा वो उतनी ही ज़्यादा दूर भागेगा, जो जितना पार्टिकल बड़ा होगा वो वहीं का वहीं रुका रहेगा। कैसे? साइज के हिसाब से मूव कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? सीविंग इफेक्ट। कौन प्रोवाइड कर रहा है? एगरोज जेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीविंग का मतलब क्या होता है? जैसे आटा छानने की छन्नी होती है, बारीक बारीक छेद होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सीव। उसी तरीके के बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं किसमें? एगरोज जेल के अंदर। जो डीएनए जितना ज़्यादा बारीक होगा वो उतना ही ज़्यादा आगे जाके मूव कर पाएगा। Hence the smaller and the fragment size the farther it moves। जितना ज़्यादा साइज डीएनए का छोटा होगा, जितना हल्का डीएनए होगा वो उतना ही दूर भागेगा। अंडरलाइन कर लेना, पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा डीएनए कितनी दूर जाएगा। अब जैसे देखो डायग्राम देखो,
इन्होंने सबसे पहले क्या दिखा रखा है, वेल्स। वेल्स का मतलब क्या है, ये वो जगह है जहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, डीएनए को डाल देंगे। डीएनए के साथ साथ हम किसको डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को काटेगा। अच्छा, अब सबसे पहला वाला स्लॉट देखो, सबसे पहला वाला स्लॉट वो है जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम नहीं करा, डीएनए कटा नहीं। डीएनए नहीं कटा तो पूरा मोटा का मोटा साबुत डीएनए एक ही जगह रखा रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि पहली वाली जगह पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम नहीं करा। फोर्थ वाली साइड देखो, चौथी साइड में क्या है, डीएनए बहुत ज़्यादा बारीक हो गया, बहुत ज़्यादा बारीक हो गया तो बहुत ज़्यादा दूर तक चला गया। तो हमें पता चल गया कि चौथे वाले सेट में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छा करा। किधर की तरफ मूव करेगा डीएनए, एनोड की तरफ वो मूव करेगा। और डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जितना ज़्यादा बारीक डीएनए का बैंड होगा वो डीएनए उतने ही ज़्यादा आगे तक जाएगा। अब इन्होंने कहा द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज एथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। अब देखो अंडरलाइन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कहा कि जो डीएनए के टुकड़े अलग अलग हो गए, कैन बी विजुअलाइज, ये हमें कब दिखेंगे, ओनली आफ्टर, कि सिर्फ और सिर्फ कब, स्टेनिंग का डीएनए, जब हम डीएनए के ऊपर एक डाई डाल देंगे। कौन सी वाली डाई डालेंगे, एथिडियम ब्रोमाइड। फॉलोड बाय, सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, एथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, उसके ऊपर हम थोड़ी सी यूवी लाइट भी डालेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन विजिबल लाइट विदाउट स्टेनिंग, कि हम अपनी आंखों से डीएनए को नहीं देख सकते हैं विजिबल लाइट में, बिना उसके ऊपर कोई कलर डाले। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। अब इन्होंने कहा कि एगरोस जेल, मतलब हम ये जो डीएनए है इसके ऊपर हमने कंपाउंड डाला, कौन सा वाला कंपाउंड डाला, एथिडियम ब्रोमाइड। उसके बाद हमने क्या डाली, यूवी लाइट डाली, तो जो डीएनए है उसका कलर कैसा आएगा, ऑरेंज कलर का डीएनए हमें अब दिखने लगेगा। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगरोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। अब इन्होंने कहा कि जो भी ऑरेंज कलर का पीस हमें लेना पड़ेगा, हम उस जेल में से काट के डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। दिस स्टेप इज नोन एज एल्यूजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा बताओ एल्यूजन क्या होता है, कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए हमें चाहिए उस डीएनए को काट के बाहर निकालेंगे, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, एल्यूजन। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। इस तरीके से जो डीएनए का फ्रेगमेंट हमने निकाला उसे प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने के बाद अब उसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा, जब हम डीएनए को फ्रेगमेंट के साथ किसके साथ जोड़ेंगे, क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। जब डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देंगे उसके बाद क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक।